गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। तो हम स्टार्ट करेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का लेक्चर नंबर 30। देखो हमारा जो लेक्चर है ना, आज हमारा लेक्चर है एप्लीकेशन। किसकी एप्लीकेशन? हमारी एप्लीकेशन है नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस के ऊपर। हमने लास्ट क्लास में नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस पढ़े थे, तो उसी के ऊपर आज हम एप्लीकेशन करेंगे मल्टीनोमियल थ्योरम। लेकिन ये पढ़ने से पहले आपको इससे पहले वाला लेक्चर देखना पड़ेगा, वरना आपको ये समझ नहीं आएगी। वो कैसे देखना हम आपको बता देते हैं। आप क्या करो, यूट्यूब पे जाके ये पूरा नाम सर्च कर लो। ठीक है, यहां तक पूरा नाम सर्च करोगे, ऐसा इंटरफेस आएगा, इसको क्लिक कर देना, ये पेज ओपन हो जाएगा। फिर ऑप्शन आएगा होम वीडियो शॉर्ट प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करना। देखो आपको सारी प्लेलिस्ट दिख जाएंगी, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, वेक्टर, 3D, रिलेशन फंक्शन। और जो मेन प्लेलिस्ट है हमारी, ये हमारी मेन प्लेलिस्ट है। देखो लेक्चर नंबर 1 2 3 4 सारे दिख जाएंगे। और ये टोटल हमारे 12 लेक्चर है। देखो एक तो हमने ये पढ़ा था बैगर्स मेथड। ये बैगर्स मेथड पढ़ना जरूरी है, तभी जाके आपको ये लेक्चर समझ आएगा। तो ये हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का सेकंड लास्ट लेक्चर है। कल हमारा एक लेक्चर और बचा है, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो अब इसमें करना क्या, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस यूजिंग सीरीज मल्टीनोमियल थ्योरम। देखो इस पे एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे यही क्वेश्चन देखो, आप इसको पढ़ो एक बार, क्या लिखा हुआ है। इन हाउ मेनी वेज द सम ऑफ अपर फेसेस ऑफ 4 डिस्टिंक्ट डाइस विल बी 6। ये कहता है कि आप एक डाइस को 4 बार टॉस करो, तो उसमें 6 का जो 6 आएगा ना, उसका सम कर लो। मतलब नहीं समझे। जैसे मान लो आपके पास 4 डाइस है, आपके पास 4 डाइस है, आपने 4 डाइस को टॉस किया। ठीक है, 4 डाइस को टॉस किया, उन सबका जो सम है वो 6 आना चाहिए। जैसे आपने ये एक बार डाइस टॉस किया, इसको बोलते हैं x1। ठीक है, दूसरी बार किया, इसको ले लो x2। तीसरी बार डाइस टॉस किया, इसको ले लो x3। और चौथी बार डाइस टॉस किया, इसको ले लो x4। इन चारों का सम 6 आना चाहिए। ठीक है, इन चारों का सम 6 आना चाहिए। अब हम इस पे मल्टीनोमियल थ्योरम कैसे लगाएंगे। देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, 1 2 3 4, मतलब आप यहां पे x की क्या वैल्यू लो जिससे इसका सम 6 आ जाए। एक तो हम इसको नॉर्मल मेथड से चलते हैं। देखो x1 x2 x3 और x4। अब देखो x1 की वैल्यू क्या हो सकती है, डाइस में सबसे छोटा नंबर क्या आता है, 1, है ना। x1 की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि एक डाइस में सबसे छोटा नंबर 1 आता है और सबसे बड़ा नंबर 6 आता है। इसी तरह x2 के लिए भी सेम होगा, x3 के लिए भी सेम होगा और x4 के लिए भी सेम होगा, यही होगा। अब अगर आपने x1 को मान लो 1 लिया, इसको आपने 1 लिया, इसको आपने 2 लिया, इसको आपने 2 लिया, है ना। एक केस आपके पास ये बना, आप चेक करो, 2 + 2 4 4 + 5 4 + 1 5 5 + 1 6। तो एक केस ये बना। अगला केस आप क्या बना सकते हो, अगला केस आप ऐसा बना सकते हो, एक 3 ले लो, बाकी 1 ले लो, है ना। ये बन सकता है। और कोई केस बन सकता है, देखो इसको आपने 3 लिया, इसको 4 5 6। और कोई केस बन सकता है, और कोई केस तो मुश्किल है बने, है ना। और तो नहीं बन सकता, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 2 2 2 रख लो, तो यहाँ पे 0 तो रख नहीं सकते, क्योंकि किसी भी डाइज में नंबर 0 नहीं आता। तो यही 2 केसेस बनेंगे। ठीक है, अब इसके देखो, इसको कैसे सॉल्व करना है। इसके कितने केसेस बन सकते हैं, जैसे हमने लिखा 1 1 2 2, है ना। इसको ऐसा भी तो कर सकते थे कि आप 2 को पहले ले लेते, 1 को बाद में ले लेते और 2 को ये ले लेते। एक केस ये भी तो बन सकता है। तो इसके बनते हैं, देखो ये कितने केस बनेंगे देखना जरा, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है तो लिखो 4 फैक्टोरियल। और यहां पे 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 बार रिपीट हो रहा है, तो नीचे लिख दो 2 फैक्टोरियल। और ये 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है, तो नीचे लिख दो 2 फैक्टोरियल। तो सॉल्व करो, 4 3 2 × 1 × 2 × 1, ये और ये गया,
432 × 1, तो देखो इसका कितना आ जाएगा 6 आंसर आ जाएगा। अच्छा अब यहाँ पे कितने केसेस बनेंगे, 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल, ये 3 तो एक ही बार है और ये 1 3 बार है, इसके बनेंगे 4 केसेस, तो टोटल केसेस कितने बनेंगे 10, है ना, टोटल केसेस बन जाएंगे 10। लेकिन इसमें सम तो 6 था ना, अगर यहाँ पे 6 ज्यादा हो जाए तब तो केसेस बनाना मुश्किल काम है। यहां तो सम 6 था तो हमने बना दिया, इस तरीके से कर लिया। अगर मान लो यहाँ पे सम हो जाए 18, नहीं 18 तो पॉसिबल नहीं है, हो सकता है 18, अगर यहाँ पे सम 18 हो जाए, क्योंकि तीन डाइस का नहीं 24 भी हो सकता है, 4 डाइस का सम मैक्सिमम 24 भी हो सकता है ना, क्योंकि देखो एक डाइस में 6 आएगा तो हर एक में 6 6 आ जाए तो 24 भी हो सकता है सम। तो ये तो आसान था तो हमने कर दिया इस तरीके से, लेकिन हर एक में आप इसको क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं कर सकते हो। अब इसमें मल्टीनोमियल कैसे लगानी है, देखो ये तो गया सिंपल तरीका, ठीक है। अब इसमें मल्टीनोमियल कैसे लगानी है, सबसे पहला काम क्या करना है, यहां पे कितने वेरिएबल्स हैं, एक, अब ऐसा मान के चलो कि ये 4 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, कितने स्टूडेंट्स हैं, 4 स्टूडेंट्स हैं, तो यहां पे 4 ब्रैकेट्स डालो, 4 ब्रैकेट्स डाल दो, 1 2 3 और 4, ये आपने 4 ब्रैकेट्स डाली, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, अब यहां पे x1 की वैल्यू क्या ले सकते थे, x1 को या तो 0 ले सकते, 1 ले सकते थे, या तो 6 ले सकते थे, है ना, x1 को या तो 1 ले सकते थे या तो 6 ले सकते थे। तो आपने लिखना है x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, आपने 6 तक जाना है, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 6, ठीक है, ये आपने एक के लिए लिखा। अब इसी तरह इसके लिए लिखना है, ठीक है, अगला आप क्या लिखोगे, इसके लिए भी सेम एक, अब x2 के लिए लिख रहे हैं, x2 के लिए, x2 की भी आप कितनी वैल्यू ले सकते थे, 1 से लेकर 6 तक, तो x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, 4, 5 और 6। इसी तरह अब आपने x3 के लिए लिखना है, x3 के लिए लिखना आपने 1 से 6, तो x2 3 4 5 और 6, और फिर x4 के लिए, x4 के लिए भी आपने 1 से 6 तक जाना है, ठीक है, क्योंकि डाइस में या तो नंबर 1 होता है या तो 6 के बीच में होता है या 6 होता है, इसलिए हम 1 से 6 तक जा रहे हैं। x2 x3 x4 x5 और x6, इन सबको मल्टीप्लाई कर लो। अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई करते हो, ये देखो ये सेम ही है, सेम है, सारे के सारे सेम है, तो इसको लिख दो x स्क्वायर x क्यूब x4 x5 और x6 पावर में 4 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इन सब में x कॉमन निकाल लो, तो अंदर बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस x4 प्लस x5, और ये जो 4 है इसको अलग से दे दो, इसको अलग से दे दो। अब आपने क्या करना है, यहां पे कोफिशिएंट निकालना है, या रुक जाओ, पहले रुक जाओ, ठीक है, पहले इस पे ना ये लगा दो, ये जीपी सीरीज बन रही है, जीपी में सम का फॉर्मूला लगा दो, Sn इज इक्वल टू a 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर, ये लगाओ जरा इसमें, ये बनेगा, देखो a यहां पे 1 है, a 1 है, और r क्या होगा, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, x बाय 1, तो a की जगह 1, r की जगह x, और ये कितनी टर्म्स है, n कितना है, देखो 1 2 3 4 5 6, तो n हो गया 6, तो ये बनेगा x6 1 माइनस x, ठीक है, और यहां पे लिख दो 4। अब इसको लिखो, देखो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, x4 1 माइनस x6
रेस्ट पर 4 1 माइनस एक्स रेस्ट पर माइनस 4। ये समझ आया? देखो हमने क्या किया, ऐसा था ना 1 माइनस एक्स 6 अपॉन 1 माइनस एक्स था, इसकी पावर को अलग अलग किया, ये ऐसा लिखा और इसको ऊपर ले गए 1 माइनस एक्स पावर में माइनस 4, वही लिखा देखो। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने ना, आपको सम कितना चाहिए, सम चाहिए 6 का, सम किसका चाहिए 6 का, तो आपने इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स 6 ढूंढना है। देखो हमें इसमें ना कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेस्ट पर 6 ढूंढना है। अरे एक काम करो, इसको ना यहां लिख लेते हैं, एक्स रेस्ट पर 4 1 माइनस एक्स रेस्ट पर 6, फिर यहां बन जाएगा 1 माइनस एक्स रेस्ट पर 1 माइनस एक्स 6, यहां पे एक्स 6 रेस्ट पर 4 1 माइनस एक्स होल रेस्ट पर माइनस 4। एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक लिखा हमने 1 माइनस एक्स 6 एक्स 4। देखो हमें यहां पे सम कितना बोला हुआ है, सम बोला हुआ है 6, अगर 6 का सम बोला है ना तो हमें कोफिशिएंट एक्स 6 का ढूंढना है। ठीक है, हमें क्या ढूंढना है, एक्स 6 का कोफिशिएंट ढूंढना है। तो कैसे करते हैं, देखो देखो कभी भी आपको एक्स 6 का कोफिशिएंट ढूंढना है ना, इसमें एक्स 4 तो है ही है, जो भी टर्म इसमें लोगे उसमें एक्स 4 तो आएगा ही आएगा। तो अब आप एक्स 4 का नहीं ढूंढो, एक्स स्क्वायर का ढूंढो। मतलब क्या करो, यहां पे एक्स स्क्वायर का ढूंढो इन इसमें 1 माइनस एक्स 6 होल रेस्ट पर 4 1 माइनस एक्स रेस्ट पर माइनस 4। समझ आया या नहीं? देखो आपको कोफिशिएंट ढूंढना है एक्स रेस्ट पर 6 का, तो हर एक टर्म में एक्स रेस्ट पर 4 तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा। तो अगर आप एक्स स्क्वायर का ढूंढ लो तो एक्स 4 का तो मिल ही जाएगा, क्योंकि एक्स 4 को हमने छोड़ दिया, हम सिर्फ इसमें एक्स स्क्वायर का ढूंढ रहे हैं, क्योंकि एक्स 4 को मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर से तो एक्स 6 बनेगा। इस पे तो डायरेक्ट बायनोमियल थ्योरम लग जाएगी। इस पे क्या करेंगे, देखो पहले तो इस पे देखो क्या क्या वैल्यू आएगी। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, एक्स के कोफिशिएंट क्या आएंगे, 0, फिर 6, फिर 12, फिर 18, है ना, फिर एक्स, ऐसे ही चलता जाएगा, ये चलता रहेगा। और यहां पे पावर नेगेटिव है, देखो जब भी नेगेटिव पावर होगी ना तो इसके लिए फॉर्मूला याद रखना है, n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। ठीक है, यहां पे जो जब भी आपके नेगेटिव पावर होगी, नेगेटिव पावर के लिए ये सीधा ये फॉर्मूला याद रख लो। और यहां पे n क्या होगा, n होगा ये, तो n की जगह 4 रिप्लेस कर दो, 4 प्लस आर माइनस 1 सी आर। अब देखो क्या करना है, सुनो ध्यान से, पहला आप ले लो x 0 का कोफिशिएंट। अगर आप x रेस्ट पर 0 लेते हो ना, तो वहां पे क्या बनेगा, इसमें बनेगा ये देखो, पहली टर्म बनेगी 4c0। आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेना है, किसका लेना है, एक्स स्क्वायर का। पहली टर्म ने तो आपको सीधा 0 दे दिया, पहली में तो कुछ नहीं मिला। अब आपको एक्स स्क्वायर का चाहिए, तो आप क्या करो, r की जगह 2 यहां रिप्लेस कर दो, इसमें r की जगह 2, 4 प्लस 2 माइनस 1 c2, ये कितना बनेगा 5c2। तो बीच में मल्टीप्लाई है, ठीक है, तो इंटू करना, इंटू 5c2। ठीक है, इसके बाद तो और लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको एक्स स्क्वायर का चाहिए। अगली करोगे तो एक्स 6 हो जाएगा, एक्स 12, इसके बाद तो बड़ी टर्म्स बनती जाएंगी, तो बस ये यहीं खत्म हो जाएगा। और आप सॉल्व कर लेना, ये 1 होता है और 5c2 10 होता है, तो 10 आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको एक्स स्क्वायर का जाना है, अगर आप इसके आगे जाओगे वो टर्म्स तो बड़ी हो जाएंगी, तो यहां तक छोड़ दो इसको। अब देखो जैसे एक क्वेश्चन और देखो, जैसे यही क्वेश्चन देखो, और पेपर में क्वेश्चन आया था, ये देखो ये क्वेश्चन पेपर में पिछले साल आया था। तो ऐसा नहीं है कि पेपर में क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, पूछते हैं, हर एक टॉपिक पढ़ना जरूरी है। अब जैसे ये देखो क्या दिया मैं, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 3 पर्सन ABC having respectively 6 7 8 1 rupees coin donate 10 rupees coin 10 rupees collectively। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसको ना ABC 3 स्टूडेंट्स हैं, ये 3 स्टूडेंट्स हैं, इन तीनों को टोटल मिला के 10 रुपए मिलेंगे, इन तीनों को मिला के 10 रुपए मिलेंगे। अब ए को ना, ए को ज्यादा से ज्यादा 6 कॉइन्स मिल सकते हैं। ठीक है, ए को कितने मिल सकते हैं, या तो 0 से लेकर 6 के बीच में, है ना। इसने बोला कि आप ए को 6 कॉइन्स दे सकते हो,
या तो 6 दे दो या तो उससे कम दे दो, यही हो सकता है। फिर बी को कितने मिल सकते हैं? बी को ज्यादा 7 मिलेंगे, 7 कॉइन्स मिल जाएंगे, और सी को 8 कॉइन्स मिल जाएंगे। समझ आए यहां तक? 3 स्टूडेंट्स है, 3 स्टूडेंट है, उनको उनका सम करने पे 10 आना चाहिए, और उनकी कंडीशन ये है कि उसको या तो 6 कॉइन मिलेंगे या तो 0 के बीच में मिलेंगे, 0 6 भी हो सकता है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स हैं तो 3 ब्रैकेट लगानी है। देखो, एक ब्रैकेट, दूसरी ब्रैकेट और तीसरी ब्रैकेट। तो पहली ब्रैकेट में देखो क्या लिखना है, 0 से 6 तक जाना है, x0, x1, x2, x3, x4, x5 और x6। ठीक है, दूसरी ब्रैकेट में 0 से 7 तक जाना है, 0 1 2 7 तक। तीसरी ब्रैकेट में 8 तक जाना है, 0 1 2 अप टू 8। ये बन जाएगा। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें जीपी लगा दो, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला, ये जीपी बन रही है, a 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर। देखो x रेज टू पावर 0, x रेज टू पावर 0 1 होता है, तो a 1 हो गया, तो लिखो a की जगह 1, a तो 1 हो गया, r है x, 1 माइनस x, देखो कितनी टर्म्स है ये n, 1 2 3 4 5 6 7 7 टर्म्स, और अपॉन में 1 माइनस x। इसी तरह यहां पे भी, इसकी भी फर्स्ट टर्म 1 है, तो यही सेम लगा दो, 1 माइनस, ये कितनी टर्म्स है देखो, 0 से 7 तक 8 हो जाएंगी, 1 माइनस x 8 अपॉन 1 माइनस x। और इसी तरह यहां पे भी 0 से लेकर 8 तक 9 हो जाएंगी, तो ये बनेगा 1 माइनस x 9 अपॉन 1 माइनस x। ये बन गया। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, देखो 1 माइनस x 7, 1 माइनस x 8, 1 माइनस x 9, और ये कितने हैं, 1 2 3, ये नीचे आएगा ना 1 माइनस एक्स का क्यूब, इसको ऊपर ले जाओ, ये बन जाएगा ऐसा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहां पे कोफिशिएंट ढूंढना है, किसका, 10 का, कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 10। देखो ये नेगेटिव पावर है, नेगेटिव पावर के लिए फॉर्मूला ये बताया था, नेगेटिव पावर के लिए फॉर्मूला ये बताया था, n प्लस आर माइनस 1 सी आर। तो n की जगह 3 डाल दो, 3 प्लस आर माइनस 1 सी आर। ठीक है, अब मान लो आपको कोफिशिएंट ऑफ x 10 का चाहिए, किसका चाहिए, x 10 का। आप क्या करो, इन सब का 1 लो, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, है ना। जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो पहली टर्म तो 1 ही आएगी सबकी, तो जब 1 आएगा तो यहाँ पे r को क्या लेना पड़ेगा, 10, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x 10 चाहिए, तो 1 इंटू इसमें r की जगह 10 डाल दो, तो ये बनेगा 10 प्लस 3 13, 10 प्लस 3 13, 13 में से 1 गया 12, और यहां पे भी r की जगह 10, तो ये बना 12 सी 10। ठीक है, इसी तरह अब आ जाओ, अब आप क्या करो, इसको 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 इन तीनों को मल्टीप्लाई करो। जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा माइनस एक्स 7। आपको चाहिए 10 का कोफिशिएंट, तो आपको चाहिए 10, तो कितने रह गए 7, तो ये दे देगा, इसमें r की जगह 3 डाल दो, तो यहां लिखो माइनस, इसका कोफिशिएंट है -1, ठीक है, -1 इंटू आर की जगह 3 डाल दो, समझ आ रही है ना, 7 प्लस 3 10 हो जाएगा, आपको 10 बनाना है, आर की जगह 3, 3 प्लस 3 6, 6 में से बन गया 5, 5c3। ठीक है, इसी तरह अब आप क्या करो, अब आपने 7 का लिया ना, 7 का लिया, अब 8, अब 8 वाली टर्म लो, देखो इसमें से 1, इसमें से x8, इसमें से 1, ठीक है, तो कितना बनेगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके बनेगा -x8। आपको चाहिए कितना, x10 चाहिए, तो x10 के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको r को 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि 8 प्लस 2 10 बनेगा। अब इसमें r की जगह, पहले तो इसका कोफिशिएंट है -1, यहां पे r की जगह 2 डालो, 3 प्लस 2 5, 5 में से 1 गया 4, और यहां पे r की जगह 2,
ठीक है, अब ऐसे ही 9 का ले लो, अब ऐसे 9 का, इसमें से 1, इसमें से 1, इसमें से 9, तो 1 इंटू 1 इंटू माइनस एक्स 9, तो इसका कोफिशिएंट है -1। अब 10 बनाना है, 10 बनाने के लिए क्या करो, r की जगह 1 डाल, r की जगह 1, ये बनेगा 3, r की जगह 1 डालोगे, 1 माइनस 1 कैंसिल, 3c1, तो इसको सॉल्व कर लो, बस आंसर आ जाएगा। 12c10, 5c3, 4c2, 3c1, देखो इसको आएगा, वो आएगा 47, चेक कर लेना। ठीक है, अब अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, the number of ways of getting a sum 16 on throwing a dice of 4 times। आपको एक 4 डाइस फेंकने हैं और उसमें सम 16 आना चाहिए इस बार। ठीक है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3, 4 स्टूडेंट्स है मान लो, इन चारों का सम 16 आना चाहिए, है ना। तो x1, इसमें देखो कितने ब्रैकेट्स बनेंगे, 4 ब्रैकेट्स, 1 2 3 और 4, 4 क्यों 4 ब्रैकेट बनेगी, क्योंकि 4 स्टूडेंट्स है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, यहां पे डाइज है, डाइज में मैक्सिमम वैल्यू 0, मिनिमम वैल्यू 0 होती है और मैक्सिमम वैल्यू 6 होती है। ठीक है, तो x1 x2 x3 x4 x5 x6, इधर भी सेम, x1 x2 x6, इधर भी सेम, x1 x2 so on 6, इधर भी 1 2 so on 6, ये बन गया कुछ ऐसा। अगर आप ध्यान से देखो, ये सारे सेम है ना, इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x3 प्लस सो ऑन x6, और ये कितने हैं, 4 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए फिर से यही फॉर्मूला, a 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर, ये बन जाएगा। तो इसमें a क्या है, फर्स्ट टर्म a x है, a x है, और r कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके, तो वो x ही हो जाएगा। तो a की जगह x, 1 माइनस x की पावर r की जगह x, और ये कितने हैं, 1 से लेकर 6 है, तो n 6 हो गया। ठीक है, n 6 हो गया, और अपॉन 1 माइनस x, ठीक है, पावर में 4। अब ये 4 अलग अलग करो, ये बनेगा x4 1 माइनस x6 की पावर 4 और 1 माइनस x पावर में 4, ये कुछ ऐसा बन गया। इसको लिखो x4 1 माइनस x6 होल पावर 4, इसको ऊपर ले जाओ, 1 माइनस x की पावर -4। देखो हमें कोफिशिएंट चाहिए 16 का, तो x4 तो है ही है यहाँ पे, हम सिर्फ x12 का ढूंढ लेते हैं, समझ आई। हमें कोफिशिएंट x16 का चाहिए, 16 का चाहिए ना, तो यहाँ पे x4 है ऑलरेडी, तो हम 12 का ढूंढेंगे। किसका ढूंढेंगे, 12 का। तो अब यहाँ पे लिखो कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 12, वो क्या बनेगा, देखो इसमें ढूंढना है, 1 माइनस x6 होल पावर 4, 1 माइनस x माइनस 4। देखो इसमें जो पहली टर्म आएगी, पहली टर्म का कोफिशिएंट आएगा x0, दूसरी टर्म का आएगा x6, तीसरी टर्म का आएगा x6 का स्क्वायर, x6 का स्क्वायर x12, फिर x6 का क्यूब, वो 18 हो जाएगा। हमें 12 तक ही जाना है, तो हम 3 ही टर्म्स लेंगे। और इसमें आप सीधा फॉर्मूला लगा लो, n की जगह 4, 4 प्लस r माइनस 1 सी आर। तो सबसे पहले लिखो कोफिशिएंट ऑफ x 0, देखो 0, यहां पे कोफिशिएंट ऑफ x 0 है, यहां पे तो 0 है, तो आपको चाहिए कितने का, 12 का, तो इसमें r की जगह 12 डाल दो। ठीक है, 12 डालो, कितना बनेगा 16, 15 c 12, और इसमें जो पहली टर्म आएगी ना, वो आएगी 4c0। ठीक है, 4c0, तो 4c0 1 होता है, तो सीधा लिख दो 15c12। ठीक है, 15c12। अब हमें चाहिए अब इसका लो x6 का, देखो x6 में क्या आएगा,
देखो इसमें अगली टर्म क्या आएगी, -4c0 था, -4c1, ठीक है, -4c1। हमें चाहिए x12 का, तो x6 तो आ गया, इसमें सिर्फ आप x r की जगह 6 डाल दो, तो 6 6 12 हो जाएगा। तो 4 + 6 10, 9c6, 9c6, और ये 4c1 4 होता है, तो -4 × 9c6, ठीक है। इसी तरह अब आपको चाहिए x12 का, यहां पे क्या आएगा, अगली टर्म देखो, ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस हो जाएगी, 4c0 4c1 4c2, ठीक है। अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट 12 चाहिए, 12 तो है यहाँ पे, तो यहाँ पे r को कितना रखना पड़ेगा, 0 रख लो, तो ये बनेगा 4 4 4 + 0 -1 3c0, तो लिखो प्लस 4c2 × 3c0, इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके इसका आंसर 125 आएगा, चेक कर लेना। लो जी, ये भी कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट देखो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट 30 आइडेंटिकल कैंडीज अमंग 4 चिल्ड्रन C1 C2 C3 C4, 4 बच्चे हैं और कितनी कैंडीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है, 30, ठीक है। सो दैट C2 रिसीव एटलीस्ट 4 एंड एट मोस्ट 7, कंडीशन दी है C2 जो है 4 और 7 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, एंड C3 रिसीव एटलीस्ट 2, इस पे 2 कैंडीज और इसके लिए एट मोस्ट 6 कैंडीज। मतलब ये कह रहा है कि आप 4 बच्चों को 30 कैंडीज बांटो, इस तरीके से बांटना कि जो दूसरा और तीसरा बच्चा है, दूसरे को 4 और 7 के बीच में मिल जाए, या 4 और 7 में मिल जाए, और तीसरे बच्चे को 2 और 6 के बीच में मिले, या 2 और 6 भी मिल जाए। C1 और C2 को जितनी, C1 और C4 को जितनी मर्जी दे दो, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो कैसे करना है देखो, C1 के लिए इसको तो जितनी मर्जी दे सकते हो आप, इसको 30 की 30 भी दे सकते हो, तो ये बनेगा x0 x1 x2 अप टू so on x30। C2 के लिए रिस्ट्रिक्शन है, इसको 4 से 7 के बीच में देनी है, तो 4 5 6 और 7, इसको 2 से 6 के बीच में देनी है, 2 3 4 5 और 6, ठीक है। और चौथे बच्चे को भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो 0 1 2 और 30, ठीक है। लगा दो फॉर्मूला यहां पे जीपी का फॉर्मूला A1 - RN अपॉन 1 - R। देखो इसमें जो A है 1 है, 1 - R यहां पे x है, और n कितना है देखो 0 से 30 तक, 1 से 30 30 हो गया, 0 31, ये 31 हो गया। अब इधर फर्स्ट टर्म है x4, इसको x5 को x4 से डिवाइड करो, x बचेगा, ये कितनी टर्म्स है 1 2 3 4, और अपॉन में 1 - x। इसी तरह यहां पे भी देखो, फर्स्ट टर्म है x2, 1 माइनस, इसको इससे डिवाइड करो x, ये कितनी टर्म्स है 1 2 3 4 5, और अपॉन में 1 - x, ठीक है। और इस पे तो यही सेम लगा दो, 1 - x 31 अपॉन 1 - x, ठीक है। अब इसको कैसे लिखोगे देखो, पहले तो ये लिखो x4 × x² x6, फिर लिखो, देखो ये दोनों सेम है, 1 - x की पावर 31 का स्क्वायर, फिर लिखो 1 - x4 1 - x5, इनको मल्टीप्लाई कर दे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, है ना, मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को, 1 को इससे, 1 - x5 - x4 प्लस x9, ये बन गया। और 1 - x वाले देखो 1 2 3 4, 1 - x की पावर -4, ये बन गया कुछ ऐसा, ठीक है। अब देखो आपको कोफिशिएंट किसका ढूंढना है, x⁻30 का,
है ना, 30 का कोफिशिएंट ढूंढना है, लेकिन x 6 है यहाँ पे, तो आप सिर्फ 24 का ढूंढो। ठीक है, आप क्या करो, कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 24 इन किस में ढूंढो, ये लिखो 1 माइनस एक्स 31 का स्क्वायर, फिर ये 1 माइनस एक्स 5, 1 माइनस एक्स 5 माइनस एक्स 4 प्लस एक्स 9, 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर माइनस 4। अच्छा देखो कैसे ढूंढेंगे, देखो जैसे ये टर्म है, अगर आप इसकी पावर 2 थी ना, इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना तो ये बनेगा 1 एक्स की पावर 62 माइनस 2 एक्स 31। तो इसमें तो हमें कोई भी 24, ये इसमें जितनी भी पावर्स है वो सारी 24 ही होंगी, उससे बड़ी होंगी, ये भी 24 से बड़ा, ये भी 24 से बड़ा, तो इसमें सिर्फ 1 का ही देखना है, तो इसमें सिर्फ 1 ही देखेंगे बस, तो इसकी तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, इसमें तो सिर्फ 1 का देख लो, और ये नेगेटिव पावर है, ये नेगेटिव पावर है, तो इसमें r की जगह 4 डाल दो, CR। चलो अब देखो, सबसे पहला काम, इसमें से भी 1 लो, इसमें से भी 1 लो, तो हमें चाहिए 24 का, तो इसका 1 लिया, इसका 1 लिया, इसमें r की जगह 24 डाल दो, 24 प्लस 4 28, 28 में से 1 किया 27, CR की जगह। ठीक है, अब इसमें से 1 लो और इसमें से x5 लो, अब यहां से x5 माइनस x5, तो माइनस यहां पहले लिख दो, 24 है, 5 ले लिया, तो यहां से कितना लेना पड़ेगा, 19, 19 और 5 24, r की जगह 19 डालो, 19 प्लस 4 23, 23 में से 1 गया 22, 22 C 19। ठीक है, अगला आप ये ले लो माइनस x4, इसका माइनस 24 का चाहिए, 4 यहां से लिया 20, r की जगह 20 डाल दो, 20 प्लस 4 23 C 20, और फिर लास्ट ये ले लो x9, 9 24 में से 9 हटा दो 15, r की जगह 15 डाल दो, और इसमें प्लस है देखो 15 प्लस 4 19, 19 में से 1 18 C 15। देखो जरा इसको और सॉल्व कर लो इसको, इसमें एक सेकंड, इसमें चेक करना नहीं, ठीक है 23 C 20, 22 C 3, ठीक है 18 C 3, सारे सही है। इसका जो आंसर है वो सॉल्व करके आएगा 430। लो जी, ये भी हो गया, देखो इसको यहां तक, ठीक है। अब देखो अगला, इसमें देख लो ये क्या दिया हुआ है, इन एन एग्जामिनेशन द मैक्सिमम मार्क्स फॉर ईच ऑफ द 3 पेपर्स आर 50। ठीक है, तो 3 पेपर्स है, 3 पेपर्स, पहले पेपर के मैक्सिमम मार्क्स 50 है, दूसरे के भी 50, तीसरे के 50, मैक्सिमम मार्क्स फॉर द 4th पेपर, चौथे पेपर के लिए 100 है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच द कैंडिडेट कैन स्कोर 60% मार्क्स। देखो 60% मार्क्स निकालने हैं आपको, पहले तो 60% मार्क्स कितने होंगे, टोटल मार्क्स देखो कितने हैं, पहले 3 में 50-50 है, और चौथे में 100 है, तो ये बना 250, तो 60% 250 का कितना हो गया 150, चेक कर लो 60 बाय 100 इंटू 250, तो 150 बनेगा। तो मतलब चारों पेपर के जो मार्क्स हैं वो कितने हैं 150 है। ठीक है, फिर वही सेम करना है, देखो पहले वाले केस में पहले 3 पेपर में आपको 50, x1 जो है 50 तक जाना है, 0 1 अप टू 150, दूसरे में भी सेम 0 1 अप टू 150, तीसरे में भी सेम 0 से 150, 0 से 150, और चौथे में भी सेम, चौथे में 100 है, सॉरी 0 से 100 तक। ठीक है, आगे आप इसको सॉल्व खुद करोगे, हम आपको इसका आंसर लिख के दे देते हैं, अब चेक कर लेना। इसका जो आंसर आता है ना सॉल्व करने के बाद, वो आता है 153 C3
-3 इंटू 102C3, ये यहाँ पे 3 नहीं आएगा, 150 आएगा शायद, देख लेना। यहाँ पे 199 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 48 आएगा और यहाँ पे 49 आएगा शायद, देख लेना। 49 की 3 कोई भी होगा, देख लेना, ठीक है, चेक कर लेना इसको, ये होमवर्क रहेगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी होमवर्क करना है। सेम क्वेश्चन है, आपको 1 से 5 तक जाना है, फिर से वही x1 को 1 से 5, 1 से 5, फिर अगला 12 से 18, 12 से लेकर 18 तक, ठीक है। अगला -1 के पीछे जाना है, x3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, x -1 0 अप टू सो, ठीक है, 24 तक जाना है, 24 तक, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, इसका सॉल्व करके जो आंसर आएगा देख लेना क्या आता है, ठीक है। इसका आंसर शायद नहीं है हमारे पास। अगला, इसके बाद हमारा देखो नेक्स्ट टॉपिक आता है, एक आज का आखिरी टॉपिक है जिसका नाम है डी अरेंजमेंट। अब ये डी अरेंजमेंट क्या होता है, ये आपके सामने फॉर्मूला भी होता है, लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं इसको, फिर आगे कराते हैं। देखो डी अरेंजमेंट क्या होता है, डी अरेंजमेंट is a permutation of the element of a set such that no element appears in its original position। मतलब डी अरेंजमेंट क्या होता है, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो कि आपके पास ये 2 बॉक्सेस हैं, ठीक है, ये बॉक्स 1 है और ये 2 है, इसके अंदर A बैठा हुआ है, इसके बीच में B बैठा, ठीक है। 2 बॉक्सेस है, ये 2 बॉक्स हैं, इस बॉक्स के अंदर A रहता है, इस बॉक्स के अंदर B रहता है। अब डी अरेंजमेंट में क्या करना होता है कि ये अपनी जगह पे नहीं होने चाहिए। डी अरेंजमेंट का मतलब होता है कि जैसे ये A है ना, ये A अपने बॉक्स में नहीं रहना चाहिए। मतलब कि आप क्या कर सकते हो, ये पहला बॉक्स है, ये दूसरा बॉक्स है, इस A को उठा के B में ले आओ, इधर ले आओ, और B को उठा के यहां ले आओ। इसको बोलते हैं डी अरेंजमेंट। डी अरेंजमेंट मतलब कि मान लो कि ये पहला बॉक्स है, ये बॉक्स 1 है, इसके अंदर A रहता है, और ये दूसरा बॉक्स है, इसके अंदर B रहता है। तो हम आपको कह रहे हैं कि आप इसमें डी अरेंजमेंट बनाओ जिसमें ये ना अपने घर में, ऐसा समझ लो कि अपने बॉक्स के अंदर नहीं रहने चाहिए या अपने घर के अंदर नहीं रहने चाहिए। तो हमने क्या किया, B को फर्स्ट वाले बॉक्स में रख दिया और A को दूसरे वाले बॉक्स में रख दिया। तो ये कितने अरेंजमेंट बने, एक बना, है ना, जिसमें हमने एक अरेंजमेंट बनाया, एक ही बना ये मत गिनना क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें थे। अब जैसे एक एग्जांपल और देखो, एक एग्जांपल और देखोगे क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो ये बॉक्स 1 है, ये बॉक्स 2 है और ये बॉक्स 3 है, ठीक है। इसमें A रह रहा है, इसमें B रह रहा है, इसमें C रह रहा है। इस बॉक्स के अंदर, पहले बॉक्स के अंदर A रहता है, ये मान लो बॉक्स 1 का A का ये घर है, ये B का ये घर है, C का ये घर है। हम कहते हैं कि आप इसमें डी अरेंजमेंट बनाओ जिसमें ये अपने घर के अंदर नहीं रहने चाहिए, खुद का इंसान। मतलब A इधर नहीं होना चाहिए, B इधर नहीं होना चाहिए, C इधर नहीं होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, अदला बदली। अब ऐसा कर सकते हो, B को यहां रख लो, A को यहां रख लो और C को यहां रख लो, तो ये गलत हो जाएगा। अगर आपने ऐसा लिया तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि C यहां नहीं आना चाहिए। A देखो, जैसे यहाँ पे A नहीं आना चाहिए, यहाँ B नहीं आना चाहिए, यहाँ C नहीं आना चाहिए। तो आप क्या करो, C को यहां रख लो, A को यहां रख लो, है ना, एक केस ये बन गया। देखो इस घर में इधर A नहीं होना चाहिए, इधर B नहीं होना चाहिए, इधर C नहीं होना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं हो रहा। दूसरा अरेंजमेंट क्या कर सकते हो, दूसरा आप ऐसा कर लो, C को यहां रख लो, A को यहां रख लो और B को यहां रख लो। देखो यहां पे A नहीं है, यहां पे B नहीं है, यहां पे C नहीं है। दूसरा ये हो गया। और कोई कर सकते हो। तीसरा अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है CBA, तो ये गलत है क्योंकि देखो इसमें A नहीं होना चाहिए, इसमें B नहीं होना चाहिए, तो B तो है यहाँ पे। तो ऐसा और कोई नहीं बनेगा, सिर्फ 2 ही अरेंजमेंट बनेंगे। तो इस केस में देखो कितने अरेंजमेंट बने, 2 ही बने।
अब जैसे एक और एग्जांपल देखो, 4 वाली लेते हैं। देखो हमने 2 वाली ली, 3 वाली ली, अब एक एग्जांपल 4 वाली लेते हैं। ठीक है, 4 वाली हम यहां करते हैं। ये पहला बॉक्स, ये दूसरा बॉक्स, ये तीसरा बॉक्स और ये चौथा बॉक्स। ठीक है, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब इसमें ए रह रहा है, इसमें बी रह रहा है, इसमें सी रह रहा है, इसमें डी रह रहा है। अब क्या करना है आपको? आपको ऐसा करना है कि ए यहां नहीं रहना चाहिए, बी यहां नहीं रहना चाहिए, सी यहां नहीं रहना चाहिए, डी यहां नहीं रहना चाहिए। तो बी को यहां रख लो, ये एक केस ये बना लो, सी को यहां रख लो, एक डी को यहां रख लो, ए को यहां रख लो। ये एक केस बना। देखो यहां पे ए नहीं है, यहां बी नहीं है, यहां सी नहीं है, यहां डी नहीं है। बस ये ध्यान रखना कि ये यहां पे ए बी सी डी अपनी जगह पे नहीं बैठे होने चाहिए। दूसरा केस क्या कर सकते हो, बी को यहां ही रखो, डी को यहां रख लो, ए को यहां रख लो, सी को यहां रख लो। देखो है ना, ए नहीं होना चाहिए, बी नहीं होना चाहिए, सी नहीं होना चाहिए, डी। दूसरा केस हो गया। तीसरा केस, तीसरा केस क्या बना सकते हो, यहां बी रखो, यहां पे ए रख लो, यहां डी रख लो, यहां सी रख लो। तो कितने हो गए? बी के 3 केसेस है। देख लो बी के 3 केसेस है, ऐसे ही ए के भी 3 केसेस होंगे। अब ए के 3 केसेस बनाओ, तो चौथा। अब यहां पे ए रखते हैं, नहीं ए तो रख ही नहीं सकते यहां पे, ठीक है, तो सी रखो, यहां सी रख लो, यहां ए रख लो, यहां डी रख लो, यहां बी रख लो। ठीक है, बस ये ध्यान रखना कि यहां पे ए बी सी डी ना बने, ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है। ठीक है, अब अगला सी, इन दोनों की पोजीशन चेंज कर लो। नहीं, इसकी नहीं चेंज कर सकते। डी को यहां रखो, ए को यहां रखो, बी को यहां रखो। तीसरा हो गया। अब सी का एक और बनेगा, यहां पे बी रख लो, यहां ए रख लो, यहां डी नहीं, यहां डी रख लो, यहां ए रख लो, है ना। कितने हो? अब ऐसे ही आप अगला डी के बना सकते हो। डी यहां रख लो, ए यहां रख लो, बी यहां रख लो, सी यहां रख लो, है ना। डी ए बी सी, 2 और बनेंगे अब। तो डी यहां रख लो, सी यहां रख लो, बी यहां रख लो, ए। एक और आखिरी बनेगा, यहां डी रखो, यहां पे क्या रखोगे अब? यहां पे बी रखो, बी नहीं रख सकते, ए रख लिया हमने, ए यहां रखो, यहां पे डी रखो, यहां सी रखो, है ना। देखो कितने केसेस बने, 1 9 3 4 5 6 7 8 9। देखो अगर दो बच्चे थे तो एक केस, 3 बच्चे थे तो 2 केस, 3 बच्चे थे तो 4 केस, है ना। और सॉरी 9 केस। अगर 4 बच्चे हो जाए, अगर आपके पास टोटल 4 बच्चे हो जाए, फिर आप ये फॉर्मूला लगा के चलो। ठीक है, अब ये फॉर्मूला लगाओ। अगर आपके पास D4 हो जाए, देखो इसको बोलेंगे आप, ये है D1, ठीक है, ये D2 था, ये D2 क्योंकि 2 बच्चे थे, ये D3 था, 3 बच्चे थे, ये D4 था, 4 बच्चे थे। ठीक है, अब हम निकालने जा रहे हैं। अगर आप फॉर्मूले से D4 निकालो, D4 निकालना क्या बनता है, 1/4 फैक्टोरियल। देखो ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो सीधा ही कट जाएगा। ठीक है, सिर्फ याद करने के लिए ये तो कट जाएगा, तो सीधा लिखो 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल, अगला 1/4 फैक्टोरियल, बस खत्म। क्योंकि 4 तक ही जाना था। अल्टरनेट साइन आएंगे, प्लस माइनस प्लस। इसको सॉल्व कर लो, 24 1/2 1/6 24। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये बनेगा 12 4 और ये बनेगा 1, तो ये बन जाएगा 9। देखो 9 आ गया। ठीक है, इसी तरह आप D5 निकाल सकते हो। D5 में क्या आएगा, 5 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। बस यहां रुक जाओ, इसको सॉल्व करोगे 265 आएगा। ठीक है, अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो फॉर्मूला याद करने से अच्छा है कि आप ये सारे याद कर लो, तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, वैसे तो फॉर्मूला याद करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेपर में टाइम बचेगा। अगर डायरेक्ट आंसर आ गया, डायरेक्ट याद किया होगा, तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। D1 के लिए 0, D2 के लिए 1, D3 के लिए 2, D4 के लिए 9,
D5 के लिए 44, एक सेकंड ठीक करना, ये 44 होगा, ये 44 होगा। सॉल्व करो जरा, इसको कितना बनेगा, 120, 1/2, 1/6, 1/24, 1/120 करना, इसको मल्टीप्लाई, देखना 44 आता है। 60, 20, 5, 1, ये बनेगा 65 में से 21 के, हाँ 44 आता है, ठीक है 44। तो D5 कितना होगा 44, D6 265, D7 आप डायरेक्ट याद करोगे तो ज्यादा बेटर, ठीक है। अब जैसे इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखो, जैसे ये क्वेश्चन देखो, इन एन एग्जामिनेशन 5 स्टूडेंट्स हैव बीन अलॉटेड देयर सीट्स एज पर देयर रोल नंबर्स, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, एक एग्जामिनेशन है, ये 5 स्टूडेंट्स को सीट्स देगी, ये पहला, ये सीट्स मान लो, ठीक है, ये क्या है सीट्स है, इसका नाम रखो S1, S2, S3, ये सीट्स है, ठीक है, उसको S4, S5, ये A1 स्टूडेंट, ये A2 स्टूडेंट, ये A3 स्टूडेंट, ये A4 स्टूडेंट, ये A5 स्टूडेंट, ठीक है। द नंबर ऑफ वेज इन विच नन ऑफ द स्टूडेंट सिट ऑन द लोकेटेड सीट, ये कहता है कि आप इन स्टूडेंट को इस तरीके से बिठाओ कि ये अपनी जगह पे नहीं बैठे होने चाहिए, मतलब यहाँ पे A1 नहीं बैठा होना चाहिए, यहाँ पे A2 नहीं बैठा होना चाहिए, यहाँ A3 नहीं बैठा होना चाहिए, यहाँ A4 नहीं बैठा होना चाहिए, यहाँ A5 नहीं बैठा होना चाहिए। तो ये क्या हो रहा है, ये डी अरेंजमेंट है, और कितने बच्चों का, 5 बच्चों का, तो आपको क्या निकालना है D5। और अगर आपको याद होगा आंसर, तो D5 का आंसर याद होगा तो डायरेक्ट आंसर लिख देना 44, तो ये आंसर हो गया, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, देयर आर 4 balls of different colors and 4 boxes of colors same as those of the balls। देखो क्या कह रहा है, 4 बॉक्सेस है, 4 बॉक्सेस है, मान लो कि ये कहता है कि देयर आर 4 balls of different colors and 4 boxes of color same as those of the balls। ये मान लो व्हाइट कलर का बॉक्स है, व्हाइट बॉक्स, ये ब्लैक बॉक्स है, ठीक है, ये ब्लैक बॉक्स, ये ग्रीन बॉक्स, और ये रेड बॉक्स। इसमें क्या करना है, आपने वो 4 बॉल्स है जिनका कलर सेम है, जैसे इसमें एक रेड बॉल है, सॉरी इसमें व्हाइट होगी ना, रेड थोड़ा होगी, इसमें एक व्हाइट बॉल है, ठीक है, इसमें एक ब्लैक है, अब ब्लैक तो ब्लैक नहीं, इसमें एक ब्लैक है, ठीक है। अब इसमें ब्लैक लिखोगे, देखो आप ब्लैक लिखोगे तो वो ब्लैक ही दिखेगा, वो दिखेगा ही नहीं, है ना, तो ब्लैक की जगह कुछ और ले लेते हैं, ब्लू ले लो, एक ब्लू ले लो, ठीक है, ये ब्लू बॉक्स है, ब्लू भी नहीं दिखेगा, पिंक ले लो, पिंक दिख जाएगा, ये पिंक बॉक्स है, तो इसमें एक पिंक बॉल है, इसमें एक ग्रीन बॉल है, और इसमें एक रेड बॉल है, ठीक है, ये सारा कहानी यहां तक दी हुई है। अब ये कहता है द नंबर ऑफ वेज इन विच द बॉल one each in a box could be placed such that a ball does not go to a box of its own color। ये कहता है कि आपने क्या करना है, इसमें बॉल्स, इसमें हर एक में एक एक बॉल तो होनी चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखना है कि सेम कलर की बॉल नहीं आनी चाहिए, मतलब इसमें व्हाइट बॉल नहीं आनी चाहिए, इसमें पिंक बॉल नहीं आनी चाहिए, इसमें ग्रीन बॉल नहीं आनी चाहिए, इसमें रेड बॉल नहीं आनी चाहिए, है ना। तो इसमें क्या बोलेंगे, ये कितनी बॉल्स है D4, इसको बोलेंगे डी अरेंजमेंट। तो D4 कितना था, D4 9 था, ठीक है, तो 9 आंसर हो गया। समझ आया या नहीं आया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, 7 people leave their bags outside temple and returning after worshipping picked one bag each at random, in how many ways at least one and at most 3 of them get their correct bags। देखो क्या है यहाँ पे क्वेश्चन है, 7 लोग हैं, 7 लोगों ने अपना बैग मंदिर के बाहर छोड़ दिया, ठीक है, जैसे ही वो पूजा करके बाहर आए हर एक ने अपना अपना बैग ले लिया, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है, इन हाउ मेनी वेज एट लीस्ट 1 एंड एट मोस्ट 3 ऑफ देम गेट देयर करेक्ट बैग। मतलब यहाँ पे कहता है कि आप ये बताओ कि एट लीस्ट 1 एंड एट मोस्ट 3
ऑफ देम करेक्ट देयर बैग, मतलब एक या 3 से कम लोग ऐसे थे जिनको अपना बैग सही जगह पे पड़ा मिला। मतलब मंदिर के बाहर जब हम जाते हैं तो जब हम अपनी चप्पलें खोलते हैं तो हमारी चप्पलें इधर से उधर हो जाती है ना, तो यहां पर भी यही है कि एक या 3 से कम ऐसे लोग थे जिनको अपना बैग सही जगह से मिला। तो कैसे करेंगे देखो, मान लो अब ऐसा मान के चलो कि ये 7 जगहें हैं, ठीक है, मंदिर के बाहर ये 7 प्लेसेस हैं जहां पे आप अपना बैग रख सकते हो, ऐसा मान के चलो, ठीक है। तो ये यहां पे बैग 1 है, यहां पे बैग 2 है, यहां पे बैग 3 है, यहां पे बैग 4 है, यहां पे बैग 5 है, यहां पे बैग 6 है और यहां पे बैग 7 है। अब यहां पे देखो एक या एटमोस्ट 3, मतलब या तो एक बंदा होगा या 2 बंदे होंगे या 3 बंदे होंगे, इनको अपना बैग सही जगह से मिलेगा। तो यहां पे हमें 3 केसेस बनाने पड़ेंगे। पहला केस होगा कि एक बंदे को अपना बैग सही जगह से मिला, दूसरा केस 2 बंदों को मिला, तीसरा बैग 3 बंदों को मिला, क्योंकि एटलीस्ट 1 है और एटमोस्ट 3 है, ठीक है। तो पहला केस लेते हैं जब एक बंदे को अपना बैग सही जगह से मिला। मान लो अभी देखो यहां पे कितने लोग हैं, कितनी जगहें हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जगह थी, 7 में से किसी एक को अपना बैग सही जगह से मिला। मान लो कि B1 को अपना बैग सही जगह से मिल गया, तो 7 में से किसी एक को मिला, तो 7C1 इनटू, और बाकियों का बैग जो था इधर से उधर हो गया, ठीक है। B2 को B3 से मिल गया, मान लो B2 को B3 को यहां से मिला, B4 को B5 को यहां से मिल गया, B3 को यहां से मिला, इसी तरह इधर उधर अदला बदली होगी, समझ गए ना। तो अब यहां पे देखो कितने लोगों के बीच में डी अरेंजमेंट होगा, 1 2 3 4 5 6 लोगों के बीच में डी अरेंजमेंट होगा। प्लस दूसरा केस ले लो जब 2 बंदों को अपना बैग सही जगह से मिला, 2 बैग सही जगह से मिले, अब B1 को भी सही जगह से मिला, B2 को भी सही जगह से मिला, तो टोटल लोग कितने थे, 7 में से किसी 2 को अपना बैग सही जगह से मिला, तो 7C2। और कितने लोगों को नहीं मिला, 1 2 3 4 5 लोग थे जिनके बीच में डी अरेंजमेंट होगा, तो D5। तीसरा केस ले लो जब 3 लोगों को अपना बैग सही जगह से मिला, तो इन तीनों को सही जगह से मिल गया, तो 7 में से 3 लोगों को सही जगह से मिला और बाकी 4 पे डी अरेंजमेंट लगा लो, D4। बस अब इनकी वैल्यू डाल दो, ठीक है। 7C1, D6 कितना था, D6 265 था, 7C2 इंटू D5 44 था, ठीक है। 7C3 और D4 9 था, एक बार चेक कर लेते हैं। D6 265 44 और 9, ठीक है, 265 4 और 9, तो बस ये आंसर हो गया, ठीक है। देखो इसको यहां तक, अब बढ़ते हैं आगे। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट of all digit of 1 2 3 4 5 such that at least 3 digit will not come in its position। देखो क्या कहता है कि आपने क्या करना है, 1 2 3 4 5 आपके पास डिजिट है, इनको इस तरीके से अरेंज करना है कि कम से कम 3 डिजिट अपनी पोजीशन पे नहीं होने चाहिए, ठीक है। मतलब जैसे इस बॉक्स में मान लो 1 है, इस बॉक्स में 2 है, इस बॉक्स में 3 है, इस बॉक्स में 4 है, इस बॉक्स में 5 है। तो ये कहता है कि कम से कम 3 लोग ऐसे होने चाहिए, कम से कम 3 लोग ऐसे होने चाहिए जो अपनी पोजीशन पे नहीं होने चाहिए, कम से कम 3। मान लो कि 2 यहां पे आ गया, 1 यहां आ गया और 4 यहां आ गया, ठीक है। नहीं, पहले हम 3 केस लेंगे ना, कम से कम 3 होने चाहिए, तो 4 5 को अपनी जगह पे रख दो, 4 5 को अपनी जगह पे रख दो, तो 3 को यहां रख लो, 2 को यहां रख लो, नहीं 1 को यहां रख लो, 2 को यहां रख लो। तो जैसे ये वाला केस देखो, इसमें ये दोनों अपनी जगह पे लेकिन ये 3 लोग अपनी जगह पे नहीं है ना। तो यहां पे एक केस ये बनेगा, फिर दूसरा केस लेंगे, पहले एक केस देखो। तो पहला केस देखो, आपके पास कितनी जगह है, 1 2 3 4 5, तो अब 5 में से कोई भी 3 प्लेस को इधर से उधर कर सकते थे ना। आप ऐसा भी तो कर सकते थे कि 1 को यहां रखते, 2 को यहां रखते
4 को यहां रख देते, 5 को यहां रख देते, 3 को यहां रख देते। तो इसमें भी देखो, इस केस में भी 3 लोग अपनी जगह पे नहीं है, बाकी 2 लोग अपनी जगह पे। तो 5 में से आप कोई भी 3 जगह चुन सकते हो, 5 में से कोई भी 3 सेलेक्ट कर सकते हो, है ना। तो आप 5 में से कोई भी 3 सेलेक्ट कर लो। तो 5C3, आपने 5 में से ये 3 लोग सेलेक्ट किए जिनको आपने इनकी जगह बदल दी। अच्छा, अब आप ध्यान से देखो, डी अरेंजमेंट कितने लोगों के बीच में होगा, ये अपनी जगह पे, ये अपनी जगह पे, तो इन तीनों पे डी अरेंजमेंट होगा ना, तो इनटू D3। अच्छा, अब दूसरा केस, D3 मतलब, D3 का मतलब हो गया 9। D3 9 होता है कि 4 होता है? D3 4 होता है ना, D3 4 होता है, 4 ही होता है ना, नहीं D3 2 होता है, सॉरी D3 2 होता है। अच्छा, अब दूसरा केस लेते हैं कि जब 4 लोगों ने अपनी जगह बदली, यहां पे 1 था, यहां पे 2 था, यहां 3 था, यहां 4 था, यहां 5 था। अब क्या करो, कोई 4 लोग अपनी जगह बदलेंगे, क्योंकि एटलीस्ट 3 बोला है, या तो 3 होंगे, या तो 4 होंगे, या तो 5 होंगे। अब 4 लोगों की जगह बदलो, देखो यहां पे 2 लाओ, यहां पे 3 लाओ, यहां 4 लाओ, यहां 1 लाओ, यहां पे 5 का 5 रहने दो। तो देखो यहां पे 4 लोगों ने अपनी अपनी जगह बदली है ना। तो हम 5 में से कितने लोग लिए हमने, 4। 5 में से 4 लोगों की जगह, 5 में से कोई भी 4 डब्बे ले लो, 5 में से कोई भी 4 डब्बे ले लो, कोई भी 4 डब्बे सिलेक्ट कर लो जिनकी आप जगह बदल सकते हो। और ये 4 लोग हैं जिनके बीच में डी अरेंजमेंट हुआ है, D4 बोलेंगे इसको, ठीक है। D4 कितना होता है, 5C4 5 होता है, 5C3 कितना होता है, 10 होता है, 5C4 5, D5 कितना, D4 कितना होता है, 9 होता है ना, तो ये बन गया 35। और तीसरा केस है जब 5 के 5 लोग अपनी जगह बदलेंगे। तो 5 हम यहां पे इस बार 5 के 5 लोग लेंगे, ठीक है। तो हम 5 में से 5 के 5 जगह, 5 के 5 बॉक्सेस लेंगे इस बार। तो यहां रख लो 5, यहां रख लो 4, यहां रख लो 3, यहां रख लो 2, यहां रख लो 1, है ना। तो कितने लोगों के बीच में डी अरेंजमेंट हो रहा है, 5 लोगों के बीच में। तो इनटू बन जाएगा ये D5। D5 कितना होता है, D5 44 होता है, 44 होता है। तो 5C1 5 इंटू 44, तो टोटल कर लो, आंसर आ जाएगा 20 प्लस 35 प्लस 44। ठीक है, देखो कितना आंसर आता है, वो आंसर हो जाएगा। देखो इसको, यहां तक ये कंप्लीट हुआ। अब देखो नेक्स्ट, अगला, ये तो सेम ही आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 कार्ड्स एंड 6 एनवलप्स आर नंबर 1 2 3 4 5 6 cards are to be placed in envelopes so that each envelopes contain exactly 1 card। ठीक है, अब देखो टोटल 6 एनवलप्स है, 1 2 3, ये एनवलप्स है, लिफाफे, एनवलप्स मतलब लिफाफे, जैसे अब चिट्ठी नहीं होती जिसमें चिट्ठी डालते हैं, उसको एनवलप्स कहते हैं। इनके बीच में टोटल 6 कार्ड्स है, ठीक है। टोटल कितने कार्ड्स है, 6 कार्ड्स है, 1 2 3 4 5 6। अब ये कहता है ऑल कार्ड्स आर इन करेक्ट एनवलप्स, ऑल कार्ड्स आर इन करेक्ट एनवलप्स, हर एक कार्ड अपने एनवलप में होना चाहिए। तो यहां पे E1, तो यहां पे कितने केसेस, एक ही केस बनेगा, है ना, एक ही केस बनेगा, क्योंकि अब E1 1 इधर होना चाहिए, 2 इधर, 3 इधर, 4 इधर, 5 इधर, 6 इधर, तो एक ही केस बनेगा। दूसरा पार्ट, नो कार्ड इज प्लेस इन इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग एनवलप, मतलब कोई भी कार्ड अपनी जगह पे नहीं होना चाहिए। तो इस पे क्या लगेगा, डी अरेंजमेंट ना, तो ये बनेगा D6। D6 कितना होता है, D6 265। तीसरा पार्ट, एग्जैक्टली 3 कार्ड्स आर प्लेस इन करेक्ट एनवलप्स, 3 कार्ड्स अपनी जगह पे होने चाहिए, ठीक है। तो इसको 3 कार्ड को अपनी जगह पे रख लो, इसको 1 पे रख लो, इसको भी 2 पे रख लो, और इसको भी 3 पे रख लो। देखो हमने 3 को अपनी जगह पे रख दिया, ठीक है, और बाकियों को इधर उधर कर दो। बाकियों पे आप कितने क्या लगा सकते हो,
बाकियों पे डी अरेंजमेंट लगा सकते हो, है ना। कितने पे लगा सकते हो डी अरेंजमेंट? 4 पे, 4 पे लगा सकते हो। तो ये बनेगा D4। D4 कितना होता है? 9 होता है, 9 होता है ना, D4 9 होता है, ठीक है। चलो अगला एक आखिरी पार्ट है, एग्जैक्टली 4 कार्ड्स रॉन्गली प्लेस। 4 कार्ड अपनी जगह पे नहीं होने चाहिए। तो देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये आपके पास है E1 E2 E3 E4 E5 और E6। 4 कार्ड्स अपनी जगह पे नहीं होने चाहिए। तो कोई भी 4 डब्बे चुन लो, 4 एनवलप चुन लो, 1 2 3 4, 6 में से आपने 4 चुन लिए, ठीक है। और उन चारों पे आपने 6 में से कोई 4 चुन लिए, और मान लो कि आपने इस जगह पे अपना सही कार्ड रख दिया। अब इन चारों पे रॉन्ग होना चाहिए। चारों पे क्या लगेगा? डी अरेंजमेंट। तो D4, तो जो भी आएगा 6C4, 6 5 2, D4 9 होता है। तो ये बनेगा 15 इंटू 9, 135। देखो इसको यहां तक, ये भी कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलो अब बढ़ते, एक सेकेंड, इसमें ना हमने गलत कर दिया ना। इसमें टोटल कार्ड 6 ही थे, इसको ठीक करना, ये D3 आएगा, ठीक है। इसको ठीक कर लेना क्योंकि कार्ड 6 थे। कार्ड कार्ड टोटल 6 थे ना, 3 नहीं थे, समझ गए या नहीं? चलो अब बढ़ते आगे। नेक्स्ट एक ये आखिरी क्वेश्चन है, ये भी देख लो क्या है। एक आखिरी क्वेश्चन है आज का। देखो क्या दिया हुआ है, 6 कार्ड्स एंड 6 एनवलप्स। 6 कार्ड है और 6 एनवलप्स है। 1 2 3 4 5 और 6। ये E1 हो गया, ये E2 हो गया, ये E3 हो गया, ये E4 हो गया, ये E5 हो गया और ये E6 हो गया। इसमें 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आर टू बी प्लेस इन envelope so that each envelope contain exactly 1 card and no card is placed in the envelope bearing the same number, and moreover the card number 1 is always placed in envelope number 2। तो ठीक है ना, नंबर 2 है। then the number of ways in which it can be done। ये कहता है कि आपके पास टोटल 6 एनवलप्स है और हर एक कार्ड अपनी अपनी जगह, हर एक में एक एक कार्ड होना चाहिए। अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि अगर आप यहां से पढ़ो, नंबर 1 इज ऑलवेज एनवलप नंबर 2, मतलब कि इस वाले पे ना, इस वाले पे हमेशा 1 होना चाहिए। तो ये आपका E2 है, इसमें 1 फिक्स कर दो, ठीक है। तो ये बचा E1 E3 E4 E5 और E6, ठीक है। अब क्या हो सकता है, यहां पे 3 है, यहां 4 है, यहां 5 है, यहां 6 है और यहां पे 2 है, क्योंकि 1 तो यहां पे फिक्स है। अब देखो ये अपनी अपनी जगह पे है, 3 3 4 4 5 5 6 6। ध्यान से सुनना हमारी बात, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये 3 1 को फिक्स कर दिया, E2 हमेशा 1 E2 के अंदर 1 होना चाहिए। अब इसको भूल जाओ, ठीक है। अब देखो 3 के नीचे 3 है, 4 के नीचे 4 है, 5 के नीचे 5 है, 6 के नीचे 6 है। तो इन चारों पे तो डी अरेंजमेंट लग जाएगा, क्योंकि डी अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है कि अपना कार्ड इसमें नहीं आना चाहिए। अब यहां पे देखो, इस 2 के पास कितनी चॉइसेस है, या तो 2 इसमें आएगा या तो नहीं आएगा। तो यहाँ पे 2 केसेस बनेंगे। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है ना। अगर यहाँ पे 2 2 होता तो डायरेक्ट डी अरेंजमेंट लगा देते, पर ऐसा नहीं है। जैसे यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, 4 है, 5 है, 5 है, 6 है, लेकिन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। तो अब यहाँ पे अलग 2 केसेस बनेंगे, या तो 2 इसमें होगा या तो 2 इसमें नहीं होगा। तो पहला केस ले रहे हैं कि 2 जो है इसके अंदर है। अगर 2 इसके अंदर है E1 में, तो इन चारों पे डी अरेंजमेंट लग जाएगा, 1 2 3 4। तो ये बन जाएगा D4, जिसको बोलते हैं 49 है, 9 होगा। अब देखो दूसरा केस लेते हैं,
कि जब E2 जो इसमें 2 नहीं होगा, इसमें 2 नहीं होगा, अगर 2 इसमें नहीं, इसमें देखो इसमें 2 नहीं होगा, तो अगर 2 इसमें नहीं हुआ, अब 2 इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, इसमें से भी, इसमें भी, किसी में भी हो सकता है ना। अब देखो अभी तक क्या हो रहा था, जैसे हम कहते हैं कि 3 इसमें नहीं होना चाहिए, 4 इसमें नहीं होना चाहिए, 5 इसमें नहीं होना चाहिए, 6 इसमें नहीं होना चाहिए, और हमने इसके लिए भी कंडीशन लगा दी कि 2 इसमें नहीं होना चाहिए, तो फिर पांचों में डी अरेंजमेंट लगेगा ना, है ना। जैसे हमने कहा 2 इसमें है होना चाहिए, तो 2 को फिक्स कर दिया। अब 3 इसमें नहीं होना चाहिए, 4 इसमें नहीं होना चाहिए, 5 इसमें नहीं होना चाहिए, 6 इसमें, तो 4 पे डी अरेंजमेंट लगेगा, कंडीशन है कि चारों पे ऐसा नहीं होना चाहिए। अब यहां पे लिखा है कि 2 इसमें नहीं होना चाहिए, तो फिर तो पांचों पे डी अरेंजमेंट लगेगा ना, तो पांचों पे लगेगा। इस केस में बनेगा D5, D5 होता है 44, तो टोटल हो जाएगा 9 + 44, तो आंसर हो जाएगा 53। लो जी, ये कंप्लीट हो गया। कल एक टॉपिक और बचा, हम आपका चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी। लो जी, ये कंप्लीट हुआ हमारा आज का।